लोग आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि कौन कौन सी ड्यूटीज के ऊपर सैंडविच क्रेडिट मिलता है। आगे हम देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मान लीजिए सैंडविच क्रेडिट था इन केस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। सैंडविच क्रेडिट इन केस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहले तो एग्जेम्प्ट थे, बाद में क्या हुआ कि दे सीज टू बी एग्जेम्प्टेड। वो एग्जेम्प्ट नहीं रहे। दे वर एग्जेम्प्टेड बिफोर बट नाउ दे आर नो मोर। दे आर नो मोर एग्जेम्प्टेड। रूल 3.2 एंड रूल 3.3। तो इस केस में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है फाइनल प्रोडक्ट्स का, उसको सैंडविच क्रेडिट दे दिया जाएगा। कितने का? उतनी ड्यूटी जो कि उसने पे करी थी ऑन द इनपुट्स लाइंग इन द स्टॉक। स्टॉक के अंदर जो इनपुट्स लाए कर रहे हैं, इनपुट्स दैट आर लाइंग इन द स्टॉक और द इनपुट्स इन प्रोसेस। इनपुट्स लाइंग इन द स्टॉक और द इनपुट्स इन प्रोसेस और इनपुट्स कंटेन्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट्स लाइंग इन द स्टॉक। या तो इनपुट्स जो स्टॉक के अंदर लाए कर रहे हैं, इनपुट्स लाइंग इन द स्टॉक, और इनपुट्स इन प्रोसेस, वो इनपुट्स जो कि प्रोसेस में है, द इनपुट्स विच आर इन प्रोसेस। या फिर वो इनपुट्स जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर सम्मिलित है, इनपुट्स कंटेन्ड इन फाइनल प्रोडक्ट्स लाइंग इन स्टॉक। जो फाइनल प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर पड़ा है उसके अंदर जो इनपुट कंटेन्ड है। तो या तो जो इनपुट ही स्टॉक में लाया कर रहे हैं या इनपुट प्रोसेस के अंदर है, या फिर इनपुट जो फाइनल प्रोडक्ट स्टॉक में है उनके अंदर शामिल है। कब? ऑन द डेट ऑन विच सच फाइनल प्रोडक्ट सीजेस टू बी एग्जेम्प्टेड गुड्स। जिस डेट से एग्जेम्प्टेड गुड्स सीज हुए, एग्जेम्प्टेड होना, उस डेट पर जो ये स्टॉक के अंदर ये जो पड़े हैं, स्टॉक में है या प्रोसेस में है, इनके ऊपर जो है क्रेडिट मिल जाएगा। इनके ऊपर जो ड्यूटी पे करी थी ना आपने, ये जो स्टॉक के अंदर या प्रोसेस में, इनके ऊपर जो ड्यूटी पे करी थी, जो इनपुट के ऊपर आपने ड्यूटी पे करी थी, उनके ऊपर जो है अब आपको क्रेडिट, उनका जो क्रेडिट है वो मिल जाएगा। पहले तो नहीं मिलेगा बिकॉज पहले आप उससे एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे थे, एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे थे, बट अब वो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहे। ठीक है, तो इन इनपुट्स का अब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है सिमिलरली द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस शैल बी अलाउड टू टेक सैंडविच क्रेडिट। आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर जो है, he shall be allowed to take sandwich credit of the duty paid on the inputs received and lying in the stock। आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना बच्चों, उसको अलाउ कर दिया जाएगा टू टेक द सैंडविच क्रेडिट। इनपुट के ऊपर जो उसने ड्यूटी पे करी है, आउटपुट सर्विस के ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा। रिसीव्ड एंड लाइंग इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑन विच एनी सर्विस सीजेस टू बी एग्जेम्प्टेड। जैसे गुड्स में हुआ था उसी तरह सर्विस पहले एग्जेम्प्ट थी, अब नहीं रही। तो इनपुट्स के ऊपर जो उसने ड्यूटी पे करी थी उसका क्रेडिट मिल जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। सर्विस, आउटपुट सर्विस देने के लिए इनपुट यूज किया था। आगे बोल रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ सैंडविच क्रेडिट। रूल 3.4। सैंडविच क्रेडिट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? द सैंडविच क्रेडिट में बी यूटिलाइज्ड, किस किस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? पहला, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन एनी फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट के आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, उसके लिए आप सैंडविच क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा, एनी अमाउंट इक्वल टू सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट इफ सच इनपुट आर रिमूव्ड एज सच। आपने इनपुट्स को एज सच रिमूव कर दिया, उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, एज सच ही उसको रिमूव कर दिया। इनपुट्स आर रिमूव्ड एज सच और आफ्टर बीइंग पार्शियली प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस करके आपने उनको रिमूव कर दिया, तो उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है अमाउंट इक्वल टू सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स
इफ सच कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड एज सच, कैपिटल गुड्स को आपने एज सच रिमूव कर दिया, उनके लिए ले सकते हैं। एन अमाउंट अंडर रूल 16(2) ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002। कौन सा था रूल 16? ध्यान है आपको, देखिए मैं दिखाता हूं। 16(2) जहां तक मुझे ध्यान है अपना सेमी फिनिश गुड्स का है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 16(2) सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है। और फिर आपका है सर्विस टैक्स ऑन एनी आउटपुट सर्विस। आउटपुट सर्विस के ऊपर आपको सैंडविच क्रेडिट पे करना है, सॉरी आउटपुट सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स पे करना है, तो उसके लिए आप जो आपका सैंडविच क्रेडिट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सैंडविच क्रेडिट आप तब यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब सर्विस टैक्स जो पे कर रहा है वो सर्विस रिसिपिएंट है। सर्विस रिसिपिएंट सर्विस टैक्स अगर पे कर रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं। सैंडविच क्रेडिट इज यूटिलाइजेबल ओनली टू द एक्सटेंट इट इज अवेलेबल ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलिवेंट मंथ क्वार्टर। महीने के आखिरी में, रेलिवेंट महीने के आखिरी में जो है जितना क्रेडिट पड़ा है उतना आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और सर्विस टैक्स रिलेटिंग टू दैट मंथ और क्वार्टर। ठीक है, समझ आया? सैंडविच क्रेडिट इज यूटिलाइजेबल ओनली टू द एक्सटेंट इट इज अवेलेबल, जितना अवेलेबल है ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलिवेंट मंथ और क्वार्टर फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी और सर्विस टैक्स रिलेटिंग टू दैट। मतलब जिस महीने का आप सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं उस महीने के आखिर के अंदर जितना आपका क्रेडिट था उसको ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को एज सच रिमूव कर रहे हैं विदाउट फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट फर्दर प्रोसेस, तो उसके अंदर जो है आपको कुछ अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। सम अमाउंट हैज टू बी पेड, तो वो ये हमें बता रहा है कितना पे करना पड़ेगा। इनपुट्स रिमूव्ड एज सच, अगर आपने इनपुट्स को एज सच रिमूव कर दिया तो जितना आपने सैंडविच क्रेडिट लिया, अमाउंट ऑफ सैंडविच क्रेडिट अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनपुट्स, आपने सैंडविच क्रेडिट तो ले लिया मगर वो अमाउंट आपको वापस से पे करना पड़ जाएगा। कैपिटल गुड्स के केस में अगर आपने रिमूव एज सच कर दिया विदाउट यूज अगर आपने रिमूव कर दिया रूल 3(5) के हिसाब से, तो उस केस में आपने जितना सैंडविच क्रेडिट लिया है अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स, वो पूरा का पूरा आपको जो है वापस से पे करना पड़ जाएगा। अगर आपने रिमूव किया है आफ्टर यूज, रिमूव्ड आफ्टर बीइंग यूज्ड, तो आपको कितना वापस से पे करना पड़ेगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, ये डिपेंड करता है आपने कितने टाइम यूज किया है। हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, ए और बी। ए क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ सैंडविच क्रेडिट टेकन, कितना सैंडविच क्रेडिट आपने लिया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए फॉलोइंग परसेंटेज पॉइंट कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर ईच क्वार्टर। मतलब आपने जितने भी क्वार्टर यूज किया है ना उतने क्वार्टर के लिए आप इतना इतना माइनस कर दीजिए, बचा हुआ जो है आपको वापस पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो हैं वो आपके हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अगर आपने वो यूज करे हैं फॉर, अगर पहले साल में आपने मान लो कि 3 क्वार्टर, मतलब पहले साल में आपने 8 महीने यूज किया और उसको रिमूव कर दिया, तो उस केस में जो है आपको फॉर ईच क्वार्टर इन फर्स्ट ईयर 10% आप डिडक्ट कर देंगे। मतलब कितना आपको पे करना पड़ेगा? जितना आपने सैंडविच क्रेडिट ले लिया, मान लीजिए कि 1 लाख का आपने सैंडविच क्रेडिट लिया था, इसमें से आप माइनस कर देंगे फॉर ईच क्वार्टर इन फर्स्ट ईयर कितना? 10%। तो आपने अगर मान लो 3 क्वार्टर यूज किया, 8 महीने मतलब 3 क्वार्टर हो गए, फ्रैक्शन ऑफ द क्वार्टर, तो 10% फॉर ईच क्वार्टर, टोटल हो गया आपका 30%। तो 30,000 माइनस कर दो, बचा हुआ 70,000 आपको लौटाना पड़ेगा। या तो 70,000 या फिर अमाउंट इक्वल टू द ड्यूटी लेविएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर
कितनी एक्साइज ड्यूटी जो है वो लग रही है। अमाउंट इक्वल टू ड्यूटी लेविएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे का, चिंता मत करिए। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना उस कैपिटल गुड्स की, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लग रही है। मान लो ये अमाउंट निकला 70,000 और ड्यूटी आपकी लग रही है 60,000 की ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जब हम निकालते हैं। तो दोनों में से हायर कौन सा है? 70,000। 70,000 आपको वापस पे करना पड़ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपने, तो आप जो है माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट टेकन माइनस इन चारों में से। मतलब आपने अगर मान लो दूसरे साल में रिमूव किया तो पहले साल का हर एक क्वार्टर के हिसाब से 40% डिडक्ट हो जाएगा, फिर दूसरे साल हर एक क्वार्टर का 8% से, तो पहले साल 40% माइनस हो जाएगा। मान लो दूसरे साल के दूसरे क्वार्टर में रिमूव किया तो दूसरे साल में पहले क्वार्टर का 8% और दूसरे क्वार्टर का 8%, मतलब 40 प्लस 16%, 56% जो है आप माइनस कर देंगे। इस तरह से होगा, समझे? समझ आया? और अगर आप क्लियर करते हैं एज वेस्ट एंड स्क्रैप, अभी तो हमने देखा इनपुट रिमूव एज सच एंड कैपिटल गुड्स रिमूव। अगर आप रिमूव करते हैं वेस्ट एंड स्क्रैप के तौर पर, वेस्ट एंड स्क्रैप के तौर पर कुछ रिमूव करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर जो है ही शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द ड्यूटी लेविएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जितनी ड्यूटी लग रही थी वो पूरी की पूरी ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स का जो रिमूवल होगा वो आपका अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस होगा, और जो अमाउंट मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने पे किया है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ने पे किया है, उतना अमाउंट का स्टैंडर्ड क्रेडिट जो है ले लिया जाएगा। Removal of inputs and capital goods shall be under the cover of an invoice, and amount paid by the manufacturer or service provider shall be eligible as standard credit to the buyer. Buyer को जो है उतने का standard credit मिल जाएगा of such inputs or capital goods। जो अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने पे किया है, जो अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने पे किया है या सर्विस प्रोवाइडर ने पे किया है, ये जो रिमूवल हम कर रहे हैं एज सच में, ठीक है, या तो यूज के बाद या विदाउट यूज, तो जितना अमाउंट हमने देखा ऊपर जो पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, उतने का जो बायर है ना वो क्रेडिट ले सकता है। shall be eligible as standard credit to the buyer of such input or capital goods। फिर आगे बोल रहा है standard payment is not required when input and capital goods are removed for provision of output service। आउटपुट सर्विस के प्रोविजन के लिए अगर आप रिमूव कर रहे हैं कहीं और, तो फिर उस केस में कोई जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड के पेमेंट की। स्टैंडर्ड पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इनपुट्स आर रिमूव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी। इनपुट्स को अगर आप फ्री वारंटी देने के लिए रिमूव कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको स्टैंडर्ड के वापस से पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है वैल्यू ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स इज रिटर्न ऑफ। इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है राइट ऑफ हो गई है बुक्स में। आपने इनको पुट टू यूज नहीं किया, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को, और आपने इन इनपुट्स या कैपिटल गुड्स की इनपुट या कैपिटल गुड्स को राइट ऑफ कर दिया अपने बुक्स के अंदर, फुल्ली या पार्शली राइट ऑफ कर दिया, या फिर आपने कोई प्रोविजन बना दिया कि आप जो है राइट ऑफ करना चाहते हैं फुल्ली या पार्शली, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा स्टैंडर्ड का जितना उसने ले लिया है।
इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना उसने स्टैंडर्ड क्रेडिट ले लिया उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मगर इस केस में जो है वापस से रिक्रेडिट हो जाता है। सब्सिक्वेंटली अगर मान लो आप इन इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में यूज ले लेते हो तो वापस से आपको रिक्रेडिट कर दिया जाता है। एक बार रीड करिए 15 पॉइंट को आप लोग। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, नो डाउट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं समझ आएगा आपको। जब तक अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू एक बार पढ़ने से आपको नहीं समझ आएगा। 2-3 बार एटलीस्ट ये रिवीजन मांगता है चैप्टर इस पे ग्राफ बनाने के लिए। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड नॉट अ हार्ड चैप्टर, बट ये है कि थोड़ा सा हमको ध्यान देके इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बोल रहा है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स। आपने जो रूल 3(5)(c), अभी हमने पढ़ा था रूल 3(5)(b), अब हम पढ़ रहे हैं रूल 3(5)(c). ये अभी हमारा रूल 3 चल रहा है। रूल 2 हमने पढ़ा था। रूल 2 बेसिकली हर एक जगह पर आपका डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अब हम जो है रूल 3 देख रहे हैं, उसके बाद रूल 4 देखेंगे, रूल 5 देखेंगे, रूल 6 देखेंगे। रूल 6 तक आपका मेनली है, उसके बाद तो आपका प्रोसीजर इजी सा पार्ट चालू हो जाता है। तो रूल 6 जब हम देखेंगे ना तो हम लोग अमेंडेड रूल 6 देखेंगे, ताकि आपको अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सैंडविच क्रेडिट के। वैसे ये जो सैंडविच क्रेडिट का चैप्टर है हम लोग अमेंडेड ही पढ़ रहे हैं। ये जो है आपका दिसंबर 16 के लिए एप्लीकेबल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अमेंडेड ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये रेमिशन के अंदर बोल रहा है कि अगर आपको रूल 21 जो था हमारा सैंडविच क्रेडिट, वो सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 का रेमिशन वाला, तो उस रूल के अकॉर्डिंगली मान लो अगर आपको ऑर्डर आता है कि ड्यूटी का रेमिशन कर दिया गया, मतलब ड्यूटी रेमिट कर दी गई है, आपकी ड्यूटी का रेमिशन कर दिया गया है, तो आपको जो आपने जो सैंडविच क्रेडिट लिया था वो सैंडविच क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर वो सैंडविच क्रेडिट आपको पे करना पड़ेगा। या पे क्या मतलब रिवर्स हो जाएगा वो सैंडविच क्रेडिट। जो सैंडविच क्रेडिट आपको मिला था दैट सैंडविच क्रेडिट विल बी रिवर्स्ड। कैपिटल गुड्स के केस में कोई रिवर्सल नहीं चाहिए, मगर नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो अगर ड्यूटी रेमिट कर दी गई है
तो सैनवेट क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, जो क्रेडिट आपने लिया था दैट क्रेडिट विल बी रिवर्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 17 में कि रूल 3.5, रूल 3.5A, रूल 3.5B और रूल 3.5C जो हमने देखा, इन रूल्स के हिसाब से जो अमाउंट आपको पे करना था वो अमाउंट मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा। कब तक? मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। सैनवेट क्रेडिट जो है उसको आप डेबिट कर दो, ठीक है। The amount payable under these rules shall be paid by the manufacturer of the goods or the provider of output service by debiting the Sandvet credit or otherwise on or before the 5th of the following month for the month of March, except for the month of March where such payment shall be made on or before the 31st March. तो सैनवेट क्रेडिट को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो सैनवेट क्रेडिट को डेबिट कर दो या फिर किसी और तरह से पेमेंट कर दो, बट तारीख कौन सी है? ऑन और बिफोर द 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मार्च में अगर तो 31 मार्च तक आपको कर देना है। नेक्स्ट रूल आपका कह रहा है रिकवरी एज पर रूल 40। अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया अंडर रूल 3.5, 5A, 5B और 5C तो वो आपसे रिकवर किया जाएगा इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन रूल 14। रिकवरी वाला जो है रूल 14 फॉर रिकवरी ऑफ सैनवेट रॉन्गली टेकन एंड यूटिलाइज्ड, आपसे रिकवरी कर ली जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अगला ये बोल रहा है सैनवेट क्रेडिट ऑन गुड्स सब्जेक्ट टू कंडीशनल एग्जेम्पशन। अगर कोई और रूल या नोटिफिकेशन लग रहा है जो कि पार्शियल या फुल एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवाता है कि भाई सैनवेट क्रेडिट मत लो, पार्शियल और फुल एग्जेम्पशन ले लो, देन उस केस के अंदर जो है उस रूल के या उस नोटिफिकेशन के प्रोविजंस लग जाएंगे। The provisions of such other rule or notification shall prevail over the Sandvet rules, ठीक है।